हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दानिश क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक साल मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जाते हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा बच्चे अपने आगामी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में 2026 मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में हम आज देखेंगे कि साइंस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिजिक्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुल 27 हैं। टोटल 80 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन फिजिक्स से इस बार मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। हम सभी को पता है कि समतल दर्पण जब भी पूछेगा तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो जो होगी हमेशा वो होगी अनंत। ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के हमेशा दर्पण के आगे की ओर बनेंगे। अगर क्वेश्चन होता कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं तो इसका आंसर होता दर्पण के पीछे। अगला सवाल है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है। देखिए ध्यान से कि यहां पर किस तरह से बच्चों को शब्दों के जाल में उलझाया जा रहा है। आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। अगर पूछा होता कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा तब इसका आंसर 30 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पर परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि एक समतल दर्पण जो होती है उस पर जब आपतित किरण आएगी और जब वो परावर्तित हो जाएगी और इसके बीच में खींचा गया अभिलंब अगर ये 30 डिग्री यहाँ पर होता है तो अगला भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण पूछा है, तो इन 30 को जब जोड़ेंगे तो इसका जब आंसर आएगा तो वो होगा 60 डिग्री। इसलिए इन दोनों किरणों के बीच का जो कोण पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका आंसर होगा 60 डिग्री। होप आप सभी को समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। मान लीजिए प्रकाश का चाल यहाँ पर डेटा में नहीं दिया गया है परंतु अल्फाबेट में दिया है कि सी है। तो जब प्रकाश परावर्तित होगी, क्योंकि दर्पण में प्रकाश अपवर्तित नहीं होती है, उसका कोई माध्यम चेंज नहीं होता है, वो परावर्तित होती है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल जो होगी वो भी सी होगी, क्योंकि उसका कोई माध्यम चेंज नहीं हुआ है। अगर माध्यम चेंज होता तब इसका आंसर कुछ और होता, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। अगला सवाल है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी गोलीय दर्पण में जब भी मूल बिंदु लिया जाता है वो हमेशा लिया जाता है उसके ध्रुव पर, तो इसका आंसर होगा ध्रुव। अगला सवाल है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। यहां पर विरल से सघन नहीं पूछा जा रहा है, सघन से विरल मतलब कि किसी कांच से वायु में या किसी जल से वायु में, तो यहाँ पर सघन से विरल में जा रहा है। तो इसलिए मतलब कि भीड़ वाले भार वाले जगह से ये खाली स्थान की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा प्रकाश की जो गति होगी वो बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक इसका उल्टा होता, अगर विरल से सघन के माध्यम में जाता प्रकाश तो यहाँ पर घट जाता उसकी गति। अगला सवाल है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। याद रखना है कि अपवर्तन जब भी होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री होती है, जैसे कि वायु से कांच में चला गया, वायु से जल में चला गया या वायु से शीश या हीरे के टुकड़े में चला गया। तो हमेशा याद रखना है पहला है कि उसकी गति बढ़ेगी और दूसरा है उसका तरंग दैर्घ्य बदलेगा। तो यहाँ पर गति का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्घ्य होगा। होप आप सभी को समझ में आया हो। अगला सवाल है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। हमेशा याद रखना है लेंस की शक्ति जब भी आप निकालेंगे ये P बराबर 1/f के सूत्र में, और f हमेशा मीटर में लेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया। तो 50 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना है। जब भी इसको आप भाग दोगे तो 0 0 कटा यहाँ पर, तो 5 के टेबल में ये 1 और ये 2, तो इसका जो मान आएगा 1/2 मीटर। जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर सेट करोगे तो 1/2, तो ये फाइनली जब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 2D। तो किसी भी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो शक्ति है वो 2D होगी। ध्यान रखना है कभी भी लेंस निकालने के लिए आपको जो फोकस दूरी दी रहती है वो सेंटीमीटर में दी रहती है, सेंटीमीटर में, लेकिन आपको उसको मीटर में चेंज करके सॉल्व करना है, वो भी P बराबर 1/f के सूत्र में। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल है कि तैलीय कागज, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला ही चैप्टर है। तो तैलीय कागज जो है हमेशा पारदर्शक नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो मात्रा है वो 100% पार नहीं करती है, वो होती है पारभाषक मतलब कि ट्रांसल्यूसेंट।
अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम पूछा। न्यूनतम का होता है कि इन चार ऑप्शन में से सबसे कम कहाँ पे होगी। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, उसके बाद होती है वायु में, उसके बाद होती है जल में, उसके बाद होती है कांच में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कांच। याद रखना है जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम का चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है यहाँ प्रतिबिंब की बात की गई है। जैसे किसी भी लेंस का जो प्रतिबिंब होता है उस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वैसे ही हमारे आंख का जो पर्दा होता है जहाँ पर इमेजेस बनती है, प्रतिबिंब बनता है, हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा रेटिना होता है। तो रेटिना का हिंदी है दृष्टिपटल। अगला सवाल है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। हमारे नेत्र का जो सबसे पहला भाग है वह पारदर्शी होता है, जहाँ से हमारे आँखों में प्रकाश की मात्रा हमारे आँखों में प्रवेश करती है, वो जो हमेशा पारदर्शी कहलाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कॉर्निया। है बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो यहाँ पे ना दूर बाईफोकल जो है जिसमें दोनों लेंस लगा होता है, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। तो इसका आंसर जो होगा वो जरा दृष्टि दोष होगा। अगला सवाल है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस ना तो आपको भारतीय भवन के बुक में दिए गए हैं, ना ही आपको एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन उठाए गए हैं आपको एस चंद किताब से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। रॉड कोशिकाएं जो होती है हमारे आंख के रेटिना वाले हिस्से में होते हैं। जैसे ही कि मान लीजिए कि लाइट कटने के बाद एकाएक हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाती है अगर हम बंद कमरे में हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हम आसपास की वस्तुओं की आकृति समझ पाते हैं कि ये वस्तु किस आकार का है, उसकी लंबाई कैसी है, मतलब एक स्वरूप ढांचा हमें प्राप्त देखने को मिलता है। तो ये हमें रॉड्स कोशिकाएं जो होती हैं धुंधली रोशनी में वस्तुओं को पहचानने, रिकॉग्नाइज करने में मदद देती है। तो इसका आंसर जो होगा वो धुंधली रोशनी होगी। अगला सवाल है, ये क्वेश्चंस आप ध्यान से तैयार करके जाएं। आई होप कि ये इस बार मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। याद रखना है दो एक कोशिका होती हैं जो एकाएक खास हमारे रेटिना के हिस्से जहां पर हमें वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, एक तरह से उस क्षणिक समय के लिए इंसान की आंखें अंधे हो जाती है, तो वो जो होता है वो कहाँ पर में नहीं होता है, तो वो होते हैं रॉड और कोन्स। तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, इसका आंसर होगा रॉड और कोन्स। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जाहिर सी बात है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में वो विद्युत धारा प्रवाह होगी तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, हमारे जितने भी विद्युत उपकरण है वो खराब हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमारा विद्युत फ्यूज जो है वो उष्मीय पर कार्य करता है। अगला सवाल है, किस उपकरण में प्लस मतलब कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। बैटरी में हमने देखा होगा प्लस और माइनस का चिन्ह, वोल्ट मीटर में भी देखा होगा, आमीटर में भी, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर नहीं, कुंडली में नहीं होता है। अगला सवाल है 18, यहाँ पर ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर वाट मतलब शक्ति का बारे में पूछा जाता है। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बट्टा समय या ऊर्जा बट्टा समय, तो दोनों का जूल बट्टा समय। तो इसका जो आंसर होगा जूल बाय सेकेंड। अगला सवाल है, विद्युत हीटर जो आजकल ठंड का मौसम है तो हम लोग विद्युत हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो कुंडली लगी होती है वो किसकी लगी होती है, हमेशा याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम का। अगला सवाल है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस सवाल में फंस जाते हैं। कार्य करने की क्षमता को पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कार्य करने की क्षमता जो होती है वो हमेशा ऊर्जा की बात करता है, लेकिन कार्य करने की दर को हमेशा शक्ति कहते हैं। जब भी दर का जिक्र होगा तो शक्ति आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर क्षमता पूछा है तो इसलिए इसका आंसर ऊर्जा होगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा का सबसे पहले जो चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। ऑस्टेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। अगला सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति। जैसे कि चुंबक जो होते हैं क्षण चुंबक, तो ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमेशा जो रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ इंटर करती है, तो ये एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसका आंसर होगा काल्पनिक।
अगला सवाल है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। यहाँ पर विद्युत धारा डेवलप करना है, तो ये तो होता है हमेशा, या तो इसका आंसर ऑप्शन में होता, अगर आपका अगर ऑप्शन में होता टरबाइन तो वो आंसर टरबाइन होता, लेकिन यहाँ पर जनित्र है। जनित्र का अर्थ होता है जनरेटर, तो जनरेटर से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जनित्र। अगला सवाल है 24 नंबर, लघुपथन। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो याद रखना है परिपथ का जो प्रतिरोध, यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वो बहुत बहुत कम हो जाता है। जब भी प्रतिरोध की बात करेगा, यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है तो बहुत कम। अगर विद्युत धारा पूछता तो वो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है तो इसका आंसर होगा बहुत कम हो जाता है। अगला सवाल है 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। हमेशा याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा जब भी प्राप्त की जाती है वो यूरेनियम तत्व द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। याद रखना है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूरज है। सूर्य द्वारा ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने पास ऊर्जा संग्रहित करते हैं, और उनसे ऊर्जा हमारे और पशुओं में स्थानांतरित होती है। अगला सवाल है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल का जो अंग्रेजी नाम होता है वो होता है हाइड्रो। उसके बाद जो 28वां जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से केमिस्ट्री शुरू है, तो अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे डिस्कशंस करेंगे। ये जो 80 क्वेश्चंस में से आपको 27 क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से। तो ध्यान रखना है कि आपको 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो जिसमें 27 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स से ही आ गए। तो होप आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको फिजिक्स और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री दो ही सब्जेक्ट के विषय पर फोकस करेंगे, फिर भी आपको 40 में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो होप आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया हो। केमिस्ट्री के लिए अगला देखें।